Hello students, welcome back to the channel. Today we will discuss about the class 10th and the chapter is metals and non-metals. Metals and non-metals. ये आप बहुत जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो. मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. बट द न्यू थिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड द मेटलर्जी. मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप बहुत अवेयर हो. दे आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, metals are sonorous, non-metals are non-sonorous, they don't produce sharp sound. Clear? So metals की physical और physical properties पे हम ज़्यादा focus नहीं करेंगे, but we will discuss in detail chemical properties of metals and non-metals and the metallurgy means the extraction of metals from their ores. So first of all we will start with metals. Metals क्या होती हैं? Metals are the elements which are electropositive, or we can say electropositive elements are known as metals. Electropositive elements का मतलब having tendency to lose the electrons. I'll give you example. We have sodium. Sodium have tendency to lose the electron. ये हमें कैसे पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इट्स एटॉमिक नंबर इज 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281. So when it loses one electron, it will acquire the nearest noble gas configuration. So इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है. दैट इज़ वाई दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज मेटल्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. तो वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हैं, दे विल कंसिडर्ड एज मेटल्स. Okay, so next we will discuss about their physical properties. Physical properties of metals. कौन कौन से physical properties हैं metals की? So physical properties of metal, they are generally shiny surface. ये lustrous होती हैं, shiny होती हैं. Like I'll give you example of gold, कॉपर, सिल्वर. ये जो सारी की सारी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? शाइनी होती हैं. अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी दे रिएक्ट विद एयर. दे फॉर्म ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स. ठीक है, तो जब वे एयर के साथ रिएक्ट करती हैं तब अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी वजह से इनकी शाइनिंग सरफेस है वो डल होना शुरू हो जाती है. बट अदरवाइज दे आर वेरी शाइनी इन नेचर. लाइक गोल्ड शाइनी होने की वजह से ही और नॉन रिएक्टिव होने की वजह से ही इट इज़ यूज्ड इन द ज्वेलरी. नेक्स्ट इज दे आर जनरली हार्ड. ये हार्ड नेचर की होती हैं. लाइक आयरन की अगर हम बात करें वो बहुत हार्ड होती है. बट सम एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम. दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स. ये बहुत सॉफ्ट है, इनको नाइफ के साथ भी कट किया जा सकता है. तो मैं एक्सेप्शंस इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इन एनसीईआरटी बुक यू हैव द क्वेश्चंस कि बताओ कौन से मेटल्स हैं जिनको नाइफ के साथ कट किया जा सकता है. तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं दे आर हार्ड इन नेचर, बट लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर द मेटल्स विच आर वेरी सॉफ्ट एंड दे कैन बी इजिली कट विद नाइफ. दे आर मैलिएबल. मैलिएबल मतलब दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. इनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं. अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो फॉयल हम यूज़ करते हैं तो एल्यूमिनियम की थिन शीट ही बनती है जिसको हम यूज़ करते हैं. वी कैन यूज़ सिल्वर. सिल्वर का जो वर्क होता है स्वीट्स के ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी. नेक्स्ट इज डक्टाइल. दे आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स. इसको हम थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन जो आते हैं, व्हाट इज मैलिएबिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी. मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट देम इनटू थिन शीट्स, एंड डक्टिलिटी
is the property of the metal through which we can convert into wires. And the most ductile जो metal है is gold. Gold is the most ductile metal. AU के साथ हम इसको represent करते हैं. एंड नेक्स्ट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. दैट इज़ वाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ वायर, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टू मेक द कंडक्टिंग वायर्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ये हीट भी कंडक्ट करती हैं. इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो. मान लो आपके पास कोई बर्तन है, हमने उसको फ्लेम के ऊपर रख दिया, बर्नर के ऊपर रख दिया, नीचे से फ्लेम ऑन कर दी, तो क्या होएगा, जो बर्नर है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और जो उसके ऊपर हैंडल्स हैं वो भी गर्म हो जाएंगे अगर उसके ऊपर वो बैकलाइट के या पीवीसी उसके ऊपर नहीं हुई, ठीक है, उसकी इंसुलेशन नहीं हुई तो सारे का सारा जो बर्तन है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. इट मीन्स सिर्फ बॉटम ही था जो डायरेक्टली इन टच विद फ्लेम था, बाकी का सारा बर्तन तो इन डायरेक्टली इन टच विद फ्लेम नहीं था, बट वो भी गर्म हो जाता है. द रीज़न बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम बॉटम टू दी अपवर्ड. सारी की सारी तरफ जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो गई और सारे का सारा बर्तन ही गर्म हो गया. दिस शोज़ दैट मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट, दोनों चीज़ें. तो बेस्ट जो कंडक्टर है वो है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सा है, सिल्वर. सिल्वर, ठीक है. एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट वो है लेड. पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो है लेड Pb. एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास मरकरी, Hg. तो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है. दे आर सोनरस इन नेचर. सोनरस का मतलब होता है दे प्रोड्यूस शार्प साउंड. ये शार्प साउंड प्रोड्यूस करते हैं. शार्प साउंड प्रोड्यूस करने की वजह से ही जो स्कूल की रिंगिंग बेल्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, मेटल की बनी होती है, ताकि जो आवाज़ है बहुत बहुत दूर तक जाए. ये डल साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ये शार्प साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है वो कैरी कर सकते हैं. इसी वजह से जो ब्रिजेस हैं, है ना, या जो घर है उसके जो लेंटर होता है, उसके जो रूफ्स होती हैं, सीलिंग्स में आयरन जो है वो डाला जाता है. आयरन इज़ अ मेटल विच इज़ हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वेट जो है अपने ऊपर कैरी कर सकता है. जनरली एक और पॉइंट हमारे पास रह गया, जो मेटल्स हैं दे आर इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर, बट वी हैव एक्सेप्शन लाइक मरकरी. मरकरी इज़ द एक्सेप्शन. मरकरी इज़ अ मेटल which occurs in a liquid state at room temperature. So these are the physical properties of metals with exceptional behavior. Okay, so next we will start with non-metals. So next is non-metals. Non-metal क्या होते हैं? These are the elements which are electronegative. Electronegative मतलब they have a tendency to gain the electrons. ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं to acquire its nearest noble gas configuration. Like we have chlorine having atomic number 17, its electronic configuration is 287, so it needs one more electron to make it stable. So chlorine will gain one electron to convert itself, to make itself stable. Okay, so we have a physical properties of non-metals. They are non-lustrous in nature except iodine. आयोडीन एक नॉन मेटल है जो लस्ट्रस इन नेचर है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें, ठीक है. दे आर जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ये इजीली टूट जाती हैं. दे आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल. सेम इनको हम थिन शीट्स या थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट देर इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड इट इज़ अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ग्रेफाइट यहाँ पे एक्सेप्शन है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे डू नॉट प्रोड्यूस शार्प साउंड, ये शार्प साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है. और लिख सकते हो आप, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना. तो क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो हार्ड सब्सटेंस है,
यहाँ पे हमने बोला ना कि दे आर जनरली सॉफ्ट एंड ब्रिटल, ब्रिटल मतलब इजीली टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो डायमंड की। डायमंड जो है इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ वेरी हार्ड, दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन। तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो है वो डायमंड है विच आर इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दे हैव, यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे डायमंड लिख लो। ओके, सो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है बिकॉज दे आर सॉफ्ट, बट जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और कोई एग्जांपल दे, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती थी एट रूम टेम्परेचर, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इट मीन्स ये तीनों स्टेट्स में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉन मेटल्स, डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ नॉन मेटल वी आर टेकिंग। तो ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं एट रूम टेम्परेचर, बट जो मेटल्स हैं दे ओनली एग्जिस्ट in the solid state except mercury at room temperature. Okay, so next we will discuss about the chemical properties of metals. तो अब हम बात करेंगे chemical properties of metals की। So students, we will discuss about the chemical properties of metals. As I told you earlier that metals are electropositive in nature, they lose the electron, ये electrons को lose करते हैं to make themselves stable. Okay, so first of all we will talk about when metals react with oxygen. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स, metal oxides. So I'll give you example like sodium reacts with oxygen to give sodium oxide, magnesium reacts with oxygen to give magnesium oxide, aluminium reacts with oxygen to give aluminium oxide, these type of reactions. Clear? तो ऐसे ये बनता है like copper react with oxygen to give copper oxide which is of black color. ठीक है, हाँ जी। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का क्या मतलब है, मीन्स जब ये वाटर में डिज़ोल्व होंगे देन दे विल प्रोड्यूस बेस। आई विल गिव यू एग्जांपल लाइक Na2O को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा, Na2 प्लस नो, सो NaOH विल फॉर्म, यहाँ से बेस बन जाएगा। ठीक है, दैट इज़ वाई मेटल ऑक्साइड्स आर called basic in nature, क्योंकि whenever the metal oxide reacts with water they will produce basic solution. ओके, तो अब किस स्पीड से मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। द मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी फास्ट, और कुछ जो मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव हैं उनको हीट करके हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, सो लाइक Na+O2, एज वी नो सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाती है। क्लियर, मतलब कोई स्पेशल कंडीशंस देने की ज़रूरत नहीं है। बट जो मैग्नीशियम है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू सोडियम। क्लियर, तो देन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब हम इसको हीट करते हैं तो वाइट पाउडर जो है, वाइट कलर का पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का विद डेजलिंग वाइट लाइट। डेजलिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और वाइट कलर का पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे कोई स्पेशल, यहाँ पे हमें इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, Na2O2 को हमें हीट नहीं करना पड़ेगा। सेम एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। क्लियर, तो यहाँ पे भी हमें रूम टेम्परेचर की ही ज़रूरत है, कोई ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत नहीं है। देन इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच विल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम है।
अगर हम यहाँ पे बात करें कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए हमें इसको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम तक क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तभी जाके कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अगर आप एग्जांपल देखो आयरन की, आयरन इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव मेटल, इट विल फॉर्म Fe3O4, ये ऑक्साइड बनेगा। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, या इट इज़ द मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर बनता है Fe3O4। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। जब हम आयरन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल गिव Fe3O4, और ये रेड ब्राइट कलर में आयरन जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। ओके, सो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ए नॉर्मल टेम्परेचर, एट अ रूम टेम्परेचर, बट द लेस रिएक्टिव मेटल्स नीड स्पेसिफिक कंडीशंस टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक देयर ऑक्साइड्स। क्लियर, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, और इनके कलर्स भी याद रखने हैं, जिन जिन के मैंने कलर्स लिखे हैं वो याद रखने ज़रूरी हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एसिडिक के फॉर्म में भी एक्ट करते हैं और बेसिक फॉर्म में भी एक्ट करते हैं। उनको हम कौन से ऑक्साइड्स बोलते हैं? दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Amphoteric oxides which behave both acidic as well as basic in nature, दोनों तरह से रिएक्ट करें। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्साइड्स विच बिहेव एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कैसे ये बिहेव करते हैं एम्फोटेरिक? जिंक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट विल बिहेव एज अ बेस, तो ये बेस की तरह काम करेगा, और क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि एसिड प्लस बेस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ZNO plus HCl gives to ZnCl2 plus H2O. Whenever it will react with base, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है like NaOH, so it will behave as an acid, तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्ट बनेगा Na2ZNO2, दिस इज सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। एंड द नेक्स्ट इज, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, ये दो रिएक्शंस इसकी होगी। आगे लिखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड reacts with HCl to give aluminium chloride plus water, और aluminium oxide reacts with NaOH to give sodium aluminate NaAlO2 plus water। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड दे विल react with the acid and base like this and form these type of compounds. Okay, so next reaction is when metal reacts with, when next example हम करेंगे when metal reacts with water। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड्स। क्या बनेंगे हमारे पास? मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है जी, पोटाशियम का भी सेम ही रहेगा। पोटाशियम रिएक्ट्स विद वाटर
to give पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो सोडियम और पोटाशियम है दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, लेस रिएक्टिव मेटल्स विल रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स विल रिएक्ट विद द स्टीम। एंड नॉन रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम की अगर हम बात करें, दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, वो रिएक्ट ही नहीं करती हैं। तो ये जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और पोटाशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव NaOH प्लस H2। ये रिएक्शन होती है तो जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है, इट कैचेस फायर, वो फायर को कैच कर लेती है, ठीक है, और सारा सोडियम जो है वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। क्लियर? ड्यू टू दिस रीजन इट इज स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल। पहले भी मैंने आपको जैसे बताया कि सोडियम जो है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव सोडियम ऑक्साइड, बिकॉज वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है। और सोडियम ऑक्साइड फिर वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन कर जाएगा। अगर सोडियम ऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ कंबाइन कर जाता है या सोडियम वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच कैचेस फायर, जो फायर को कैच कर लेता है एंड कॉज बर्न्स, और इट कैन डैमेज द ऑपरेटस को डैमेज कर सकता है, या सोडियम जो है वो एकदम से बीकर में से बाहर भी निकल जाता है। एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होती हैं ये। तो ड्यू टू प्रिवेंट दीज एक्सप्लोसिव रिएक्शंस सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड अंडर द केरोसिन ऑयल। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन देयर रिएक्टिविटी। Clear? So we will see another examples of the metals. So next is like this. कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर? सो यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होती है वेन एवर द मेटल रिएक्ट्स विद वाटर और वेन एवर द कैल्शियम, जैसे मैंने सोडियम और वाटर में बताया था कि ये जब कंबाइन करेंगे तो NaOH प्लस H2 प्लस हीट इवॉल्व होगी। दैट हीट इज यूज टू बर्न दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या कर देगी, बर्न कर देगी, विच गिव एन एक्सप्लोसिव रिएक्शंस। तो यहाँ पे इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व नहीं होती है जो यहाँ पे कैल्शियम को बर्न कर दे। क्लियर? तो ये जो दोनों मेटल्स हैं दे फ्लोट इन वाटर। जब ये रिएक्शन होती है तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती हैं। ये भी आपके NCERT में शायद क्वेश्चन है कि जब नेम टू metals which floats on water when they react with water. So these are the two metals. Why is it so? Because whenever the hydrogen release from this reaction, the bubbles of the hydrogen combine with the calcium and magnesium. As hydrogen is a gas, तो ये जो bubbles उसके साथ strike कर जाते हैं, like ये हमारे पास कैल्शियम है और हाइड्रोजन के बबल्स इसके साथ क्या कर जाएंगे, स्ट्राइक कर जाएंगे रिएक्शन के बाद। तो ये गैस ऊपर आना शुरू हो जाएगी, उसके साथ ये कैल्शियम भी जो है वो सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस पे आके फ्लोट करना शुरू कर देगा। सेम विद द मैग्नीशियम। क्लियर? सो नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन जो है ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं इसलिए ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा whenever the metal reacts with water they will produce sodium that metal hydroxides, बट जब ये metals steam के साथ react करेंगे they will give the oxides, ये oxides produce करेंगे metal के oxides like aluminium oxide plus hydrogen, like zinc oxide plus hydrogen, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे iron के oxide plus hydrogen. Got it? So these are the reactions of metal when they react with water. So next is metal react with acid to give metal salt and hydrogen. So the most reactive metals will react with the dilute acids and the less reactive metals will react with the concentrated acids. So here we can take the example of Na plus HCl give rise to NaCl plus hydrogen, and we can take potassium, aluminium, zinc,
to produce, like iron reacts with HCl to give FeCl2 plus hydrogen. So these metals react with acid to give metal salts and hydrogen. But as we know, gold and platinum are the noble metals. Noble metals are those which do not react with which are less not reactive. जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स. ठीक है, तो गोल्ड एंड प्लैटिनम, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, HCl किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता. ओके, सो गोल्ड एंड प्लैटिनम रिएक्ट्स विद द मिक्सचर ऑफ concentrated HCl plus concentrated nitric acid, that is HNO3, in the ratio of 3:1. जब ये मिक्सचर होता है तब गोल्ड एंड प्लैटिनम रिएक्ट करते हैं इन एसिड्स के साथ. दिस मिक्सचर इज नोन एज एक्वा रिजिया एंड रॉयल वाटर भी इसको बोला जाता है. जनरली ये जो है रॉयल वाटर और एक्वा रिजिया इज यूज टू वॉशिंग गोल्ड एंड प्लेटिनम आर्टिकल्स. लाइक गोल्ड और प्लेटिनम वैसे तो अपनी शाइन नहीं लूज करते हैं, बट जब इनको हम काफ़ी सालों तक यूज़ करते रहें तो कुछ थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ ही जाता है इनके शाइन में. तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो हैं उनको वॉश करवाया जाता है. तो वॉशिंग कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ दिस रॉयल वाटर और एक्वा रिजिया. ठीक है, तो इसमें से जब HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 मिक्स होते हैं तो यहाँ से नेसेंट क्लोरीन रिलीज होती है. विच क्लोरीन? नेसेंट क्लोरीन. दैट नेसेंट क्लोरीन कंबाइन विद द गोल्ड एंड प्लैटिनम टू प्रोड्यूस प्लैटिनम एंड गोल्ड क्लोराइड. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बाहर निकल जाता है, मतलब ऊपर वाली जो लेयर है वो बाहर चली जाती है, तो और नीचे से जो गोल्ड निकलता है वो क्या होएगा? साफ, क्लियर, उतना ही लस्ट्रस होएगा जैसा नया होता है. ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि गोल्ड की जो अपर लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाती है इस एक्वा रिजिया में, तो ये एडवाइज नहीं किया जाता कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को बार बार धुलवाया जाए, बिकॉज गोल्ड इज़ अ वेरी प्रीशियस मेटल, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है. तो अगर हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को बार बार वॉश करवाते हैं तो उससे गोल्ड का जो वेट है वो कम होता जाता है, बिकॉज जो गोल्ड है वो प्लैटिनम दिस एक्वा रिजिया के साथ डिज़ोल्व हो जाता है थोड़ी सी अमाउंट उसकी, और वो बाहर निकलता रहता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडवाइज्ड टू वॉश द गोल्ड ऑर्नामेंट्स इन अ रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, तो काफ़ी सालों के बाद ही हम ऐसा करवाते हैं, बिकॉज वैसे भी गोल्ड जो है वो एयर के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है और इसकी शाइन एज इट इज़ रहती है. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द मेटल्स. तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मेटल जो है यहाँ पे हमारे पास मेटल सॉल्ट होता है, एंड व्हेन दे रिएक्ट, वन मेटल ले लो, यहाँ पे मेटल 2 सॉल्ट ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास मेटल 1 सॉल्ट और मेटल 2 अलग हो जाएगा. बट द कंडीशन शुड बी M1 विल बी मोर रिएक्टिव देन M2. M2 से जब ज़्यादा रिएक्टिव होगा M1, तभी वो मेटल 2 को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा. ये आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले पढ़ी हुई है. It is based upon the reactivity series. Reactivity series is, what is the reactivity series? It is the arrangement of metals in order of their decreasing reactivity. That is known as reactivity series. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इनको लगा दिया एलिमेंट्स को. ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव अगर हम बात करें. तो इस अरेंजमेंट में हम जब एलिमेंट्स को लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेटल 1, मेटल 2 की, आई टुक वन एग्जाम्पल लाइक जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट इज ऑफ ब्लू कलर. सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी किए होंगे आप लोगों ने ये क्वेश्चंस. तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. आप यहाँ से देखो, जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और ये सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? कलरलेस. ठीक है, अगर यही हम एग्जांपल लें आयरन की, आयरन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, ये फिर हमारे पास ब्लू है और बना क्या? FeSO4 एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अगर आप इस तरफ से देखोगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन
कॉपर. सो हियर वी हैव, दिस इज द ग्रीन, पेल ग्रीन कलर बन जाएगा हमारे पास. ठीक है. अगर यही हम अपोजिट कर दे रिएक्शंस को, लाइक ZnSO4 रिएक्ट्स विद कॉपर टू गिव, तो यहाँ से कोई कंपाउंड बनेगा? नहीं बनेगा, बिकॉज जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक. सो इट इज नॉट हैविंग द ability to displace zinc from zinc sulfate, so there will be no reaction. ठीक है. तो इसमें ये टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपके पास कोई ब्लू कलर का सोल्यूशन था, उसमें आपने जिंक को डाल दिया, तो व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? क्या ऑब्जर्वेशन होगी? तो ऑब्जर्वेशन होगी कि जो ब्लू कलर है उसका सोल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा. और क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन कर रहा है, और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा, जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा. ओके. सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आते हैं, कैन वी स्टर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन या फिर आयरन सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद द सिल्वर स्पून और विद द गोल्ड स्पून. ठीक है. तो अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास मानो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसको मैंने सिल्वर के स्पून के साथ स्टर करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? यस. व्हाई इज इट सो? बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर. अगर यही उल्टा हो जाए कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है AgNO3 ट्वाइस, और उसको मैंने कॉपर के स्पून के साथ स्टर करना है, कैन आई डू इट? सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो देयर विल बी अ कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सो इट शोज दैट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. तो स्पून भी खराब हो जाएगा और जो सोल्यूशन है वो भी खराब हो जाएगा. देन वी कैन नॉट स्टर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विद द कॉपर स्पून. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन द एग्जामिनेशन इन फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके. सो आई होप you will be clear about physical properties of metals and non-metals and the chemical properties of metals. In other video we will discuss about the chemical properties of non-metal and metallurgy. I hope you like the content. If you like, do share, subscribe the channel. Thank you.